हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें हम कोठारी आयोग, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 एंड 1986 के बारे में बात करेंगे। साथ के साथ यशपाल समिति 1992 के क्वेश्चन आएंगे। ठीक, तो ये रहेगी हमारी आज की सीरीज। इससे पहले हम एनआईओ समरी को कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आप उस सीरीज के साथ इस सीरीज को देखते हो तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। दोनों ही सीरीज के लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर जाकर आप ये सारी वीडियोस देख सकते हैं। इन सभी के पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। और वीडियो को कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं, पसंद आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यानी आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 31। मुदालियर आयोग ने में पहली बार किस शैक्षिक समस्या पर कारगर ध्यान एवं समाधान पर बल दिया गया? फॉर द फर्स्ट टाइम इन द मुदालियर कमीशन on which educational problem the emphasis was on effective attention and solution, child education, girls child education, teacher education या फिर none of these। क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए, मुदालियर जो आयोग आया था, मुदालियर आयोग कब आया था? तो ईयर था इसका 1952। ठीक है, 1952 में जब ये आया तो इसने एक तो बात करी आपकी माध्यमिक शिक्षा के बारे में, इसने बात करी माध्यमिक शिक्षा के बारे में। और एक और चीज पर इसने मेन फोकस करा था, वो था अध्यापक शिक्षा, टीचर एजुकेशन या फिर हम कह सकते हैं टीचर ट्रेनिंग। जो हमारे आजकल डीएड बीएड के प्रोग्राम चल रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि इनकी स्टार्टिंग एक तरह से मुदालियर आयोग से हुई थी। तो इन्होंने मेन फोकस करा था टीचर एजुकेशन पर और माध्यमिक शिक्षा पर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 32। इससे पहले मैं आपको एक बार सारे आयोग वगैरह बता देता हूं कि कौन कौन से आयोग हैं जो आए हुए हैं। देखिए, सबसे पहले हमारा आया था, आजादी के बाद की बात चल रही है, तो हमारा आया सबसे पहले राधा कृष्णन आयोग। राधा कृष्णन आयोग आया था हमारा 1948 में, जिसके बाद किसकी स्थापना हो गई थी? यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की। और उन्होंने विश्वविद्यालय के बारे में, विश्वविद्यालय आयोग के बारे में बात करी थी। फिर इसके बाद आया मुदालियर आयोग। मुदालियर आयोग जो आया था, मुदालियर आयोग आया था 4 साल बाद 1952 में। इन्होंने बात करी माध्यमिक शिक्षा के बारे में, मिडिल एजुकेशन के बारे में आप इसे कह सकते हैं या सेकेंडरी एजुकेशन बोल सकते हैं। साथ के साथ इन्होंने बात करी टीचर एजुकेशन के बारे में। ठीक है, फिर राधा कृष्णन आयोग, मुदालियर आयोग के बाद अब इसमें जो गर्ल्स थी वो छूट गई थी, इसलिए बनी महिला शिक्षा पर राष्ट्रीय समिति, जिसे हम कह सकते हैं दुर्गाबाई देशमुख, दुर्गाबाई देशमुख समिति। दुर्गाबाई देशमुख समिति बनी 1958 में। 1958 में ये समिति बनी, इन्होंने बात करी महिला शिक्षा के बारे में, महिला शिक्षा प्रशिक्षण के बारे में। फिर इसके बाद आता है हमारा कोठारी आयोग। कोठारी आयोग आता है 1964 में, 1964-66 कहते हैं इसे। इसका आयोग आया, इन्होंने बात करा कि शिक्षा के हर पक्ष पे ध्यान देने के बारे में, शिक्षा के सभी पक्षों पर फोकस। इसके बाद फिर आती है हमारी यशपाल समिति। हालांकि आयोग 4 ही आए थे, फिर यशपाल समिति वगैरह जो है ये हमारे फिर अदर तरह चले जाते हैं। लिख देता हूं फिर मैं यहाँ पर। यशपाल समिति जो बनी थी 1992 में, यशपाल समिति से जुड़े हुए कुछ वर्ड हैं। एक वर्ड है ज्ञान विस्फोट। ज्ञान विस्फोट, ये जो शब्द है डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं, ज्ञान विस्फोट, या फिर हम इसे कह सकते हैं कैचिंग अप। ज्ञान विस्फोट, कैचिंग अप, ये जो वर्ड्स हैं ये जुड़े हुए हैं यशपाल समिति ने। यशपाल ने ये बोला था कि सभी लोग डिग्री लेकर ज्ञान को इकट्ठा करते जा रहे हैं, तो ज्ञान का विस्फोट हो गया है, लेकिन बच्चों को आ कुछ भी नहीं रहा है। ठीक है, तो इस तरह की चीजों के बारे में फिर यशपाल समिति ने बात करी। फिर लर्निंग विदाउट बर्डन जैसी चीजें, बहुत सारी चीजें आई। तो ये मेन आयोग आए थे, और कौन सा आयोग किससे रिलेटेड है वो हमने यहाँ पे बात कर ली है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 32 है, शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेजों में
मुदालियर कमीशन ने किन विधियों के आयोजन पर बल दिया था? विच मेथड्स वाज एम्फेसाइज्ड बाय द मुदालियर कमीशन इन टीचर ट्रेनिंग कॉलेजेस? टीचर ट्रेनिंग कॉलेजेस में मुदालियर आयोग ने किस किस पर बात करा? सेमिनार के बारे में, संगोष्ठी यानी कि ग्रुप डिस्कशन, वर्कशॉप यानी वर्कशॉप ही होता है, रिफ्रेशर कोर्स को रिफ्रेशर कोर्स ही बोलते हैं, ये वो होते हैं ना फ्रेशर्स, जो फ्रेशर्स आते हैं उनके लिए जो कोर्स होते हैं, ये शायद उससे जुड़ा हुआ है। यहाँ पर कुछ एरर है, बुक में भी एरर था और फिर इसका कुछ पता भी नहीं चला कि सही क्या होगा। जो फ्रेशर्स आते हैं उनके लिए ये कोर्स हो सकता है। फिर भी हम बात करेंगे तो इन सभी के बारे में बात की गई थी मुदालियर कमीशन में। राइट आंसर रहेगा इसका ऑल ऑफ द एबव। सेमिनार किए जाएं, संगोष्ठी हो यानी ग्रुप डिस्कशन हो, और वर्कशॉप हो, और ये आपका एक कोर्स टाइप का है, ये भी हो। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33, सन 1958 में गठित महिला शिक्षा पर राष्ट्रीय समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? Who among the following was the chairman of the National Committee of Women's Education formed in 1958? अभी हमने बात करी कि 1958 में महिला शिक्षा पर राष्ट्रीय आयोग आया था, और जिसकी अध्यक्ष कौन थी? जिसकी अध्यक्ष थी दुर्गाबाई देशमुख। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दुर्गाबाई देशमुख। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 34, लड़के और लड़कियों की शिक्षा में समानता लाने को सर्वोच्च प्राथमिकता किस समिति ने दिया था? विच कमिटी गेव टॉप प्रायोरिटी टू ब्रिंग क्वालिटी इन एजुकेशन ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स? यशपाल समिति, यशपाल कमेटी, देशमुख समिति, वर्धा समिति या फिर हार्डॉक समिति? यहाँ पर बात चल रही है लड़की और लड़कियों की शिक्षा में समानता लाने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता इनमें से किसने दी थी, ये बताइएगा। तो देखो, अगर हम गर्ल्स एजुकेशन की बात करें तो गर्ल्स एजुकेशन पर फोकस करा था दुर्गाबाई देशमुख समिति ने, और इन्होंने ही फिर बात करी थी कि बॉयज एंड गर्ल्स की जो एजुकेशन है वो इक्वली होना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पर गर्ल्स एजुकेशन को तो बिल्कुल ही छोड़ के ही चल रहे थे, उस पर तो बिल्कुल ध्यान था ही नहीं। तो दुर्गाबाई देशमुख समिति जो आई 1958 में, इसके बाद गर्ल्स एजुकेशन को एक तरह से पुशअप मिला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, राष्ट्रव्यापी शिक्षा नीति निर्माण के लिए कोठारी आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? कोठारी आयोग का जो गठन किया गया था, दौलत सिंह कोठारी है, डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी हैं जो इसके अध्यक्ष रहे। तो नेशनल जो बन रही थी एजुकेशन पॉलिसीज बन रही थी। अब एजुकेशन पॉलिसीज डायरेक्ट नहीं बना पा रहे थे, क्योंकि हमारा इतना बड़ा देश है, विभिन्न प्रकार के राज्य हैं, सबको ध्यान में रखते हुए हमें एजुकेशन पॉलिसीज बनाना था। तो उसके लिए फिर एक कोठारी आयोग को लेकर आए। कोठारी आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? 1960, 62, 64, 66? तो कोठारी आयोग का गठन किया गया था 1964 में, 1964 में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कोठारी कमीशन ने जिन कार्यबलों को गठित किया था उनमें से प्रमुख था। इन ऑर्डर टू फुलफिल इट्स ऑब्जेक्टिव्स द कोठारी कमीशन कॉन्स्टिट्यूट द जैन टास्क फोर्स, द चीफ अमंग देम वाज। देखिए इन्होंने ये जीन नहीं है, ये जिन है, तो यहाँ पर जैन टास्क फोर्स नहीं आएगा। कुछ टास्क फोर्सेस का गठन किया गया था, उनके बारे में बताना है। विद्यालय उच्च शिक्षा यानी उसका उद्देश्य ये था कि स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, तकनीकी प्रौद्योगिकी शिक्षा, टेक्नोलॉजी एजुकेशन, कृषि एवं व्यावसायिक शिक्षा, एग्रीकल्चर एंड वोकेशनल एजुकेशन। तो जिन कार्यबलों का गठन किया गया था उसका उद्देश्य ये था कि स्कूल एजुकेशन और जो हायर एजुकेशन है वो एजुकेशन थोड़ी ठीक तरह से हो सके, उसमें सुधार हो सके, टेक्नोलॉजी को यूज किया जा सके, एग्रीकल्चर एंड वोकेशनल एजुकेशन जो है उसको भी शुरू किया जा सके, क्योंकि एग्रीकल्चर से रिलेटेड तो कुछ विद्यालय में चलता ही नहीं था। तो बात यहाँ पर हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी की, उपरोक्त सभी, इन सभी को विकसित करना ही इसका उद्देश्य था, जो कार्यबल थे उनका, ठीक है, ताकि हर प्रकार का उद्देश्य यहाँ पर पूर्ण हो सके। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, कोठारी कमीशन की दृष्टि में शिक्षा की मूल संकल्पना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन इन द व्यू ऑफ कोठारी कमीशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग्स? राष्ट्रीय विकास यानी नेशनल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास सोशल डेवलपमेंट, उत्पादकता आधुनिकता प्रोडक्टिविटी एंड मॉडर्निटी, या भौतिक सफलता मटेरियल सक्सेस। देखिए कोठारी कमीशन ने ये बोला है कि जो एजुकेशन है इसका मेन पर्पस क्या होना चाहिए भाई, ये इस तरह
से निर्माण करें नागरिकों का, ताकि वे राष्ट्रीय विकास में योगदान दें, नेशनल डेवलपमेंट में अपना जो भी हो सकता है, जो भी हेल्प हो सकती है वो करें, सामाजिक विकास हो जिससे सोशल डेवलपमेंट हो, उत्पादकता आधुनिकता यानी कि प्रोडक्टिविटी बढ़े हमारी कंट्री की, हमारी कंट्री भी मॉडर्न जो आधुनिकता है इसकी तरह आगे बढ़े। तो इन दोनों की बात करी। भौतिक सफलता प्राप्त करना यानी कि ऐशो आराम से जीना या फिर हमारे पास ऐशो आराम की हर चीजें हों, ये शिक्षा की संकल्पना में बिल्कुल भी नहीं था। तो ए बी एंड सी राइट आंसर होगा। ए बी एंड सी है ऑप्शन नंबर सेकंड में, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये इस टाइप के कुछ क्वेश्चन है जो लोग बुक लेकर बैठे होंगे, तो ये क्वेश्चंस बुक में कुछ अलग तरीके से दिए हुए थे, थोड़े से बोरिंग टाइप के दिए हुए थे, अगर आप करते तो करते करते बोर हो जाते। तो इन क्वेश्चंस में से मैंने कुछ क्वेश्चंस को अपनी तरफ से मॉडिफाई करा हुआ है, कुछ ऑप्शंस अलग से ऐड करे हुए, ताकि क्वेश्चन थोड़े इंटरेस्टिंग बने, हमें थोड़ा सा उनमें माइंड यूज करना पड़े। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ए बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 38 है, शिक्षा द्वारा उत्पादक वृद्धि के संबंध में कोठारी कमीशन में निम्नलिखित में से कौन सा सुझाव दिया गया था? विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज सजेस्टेड बाय द कोठारी कमीशन रिगार्डिंग प्रोडक्टिव ग्रोथ थ्रू एजुकेशन? अब एजुकेशन से प्रोडक्टिव ग्रोथ हो, इसके लिए कोठारी कमीशन ने क्या सुझाव दिया? विज्ञान शिक्षा पर बल, बिल्कुल ठीक है। एम्फेसाइज ऑन साइंस एजुकेशन, अगर आप साइंस एजुकेशन को बढ़ावा देते हो तो इससे आधुनिकता में तेजी होगी और उत्पादकता बढ़ेगी। व्यावसायिक शिक्षा पर बल, बिल्कुल ठीक है। एम्फेसाइज ऑन वोकेशनल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन के बाद कई लोग होते हैं जो अपना खुद का व्यवसाय करने लगते हैं, तो वे जॉब को कंज्यूम नहीं करते, वे खुद एक जॉब क्रिएट कर लेते हैं। वैज्ञानिक शिक्षा पर बल, एम्फेसाइज ऑन साइंटिफिक एजुकेशन, ताकि हम साइंस की फील्ड में आगे जाएं, तो इस पर भी बल दिया गया। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, कोठारी आयोग ने देश में शोध के गिरते मानकों पर चिंता जताई थी। वैज्ञानिक शोध के प्रमुख चरण निम्नलिखित में से कौन है? द कोठारी कमीशन हैज एक्सप्रेस्ड कंसर्न ओवर द डिक्लाइन स्टैंडर्ड ऑफ रिसर्च इन द कंट्री। हमारी कंट्री में ज्यादातर रिसर्च नहीं हो रही थी, ठीक है। आजादी से बहुत पहले कुछ हो रही थी, लेकिन फिर बीच में एकदम रुकी गई थी, क्योंकि हमारा देश आजादी की लड़ाई लग रहा था, हम लोगों को अदर कंट्रीज में कुछ अलग तरीके से देखा जाता था, तो इससे काफी इफेक्ट पड़ा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेजर स्टेज ऑफ साइंटिफिक रिसर्च? देखिए, जब भी साइंटिफिक रिसर्च की बात होगी तो उसमें एक चीज हमेशा आती है, हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस बिल्डअप करना इसका मेन स्टेप होता है। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की बात करें या फिर साइंटिफिक रिसर्च की बात करें, तो हाइपोथेसिस हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में, यही राइट आंसर रहेगा। बाकी सारे तो ऐसे दिए हुए हैं, पहले रिसर्च टॉपिक आएगा, फिर हाइपोथेसिस आएगी और फिर डाटा इंटरप्रिटेशन आएगा। शोध विषय, परिकल्पना और आंकड़ा प्रस्तुति, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, त्वरित आधुनिक विकास के लिए कोठारी कमीशन की महत्वपूर्ण सिफारिश निम्नलिखित में से कौन सा है? Which one of the following is an important recommendations of the कोठारी कमीशंस for accelerated modern development? मॉडर्न डेवलपमेंट के लिए कोठारी कमीशन ने क्या सिफारिशें की या फिर क्या रिकमेंडेशंस दी? नई अध्यापन विधियां, ये बिल्कुल ठीक है। न्यू टीचिंग मेथड्स, हमारी जो ट्रेडिशनल मेथड चल रही है, लेक्चर मेथड या चॉक एंड टॉक मेथड, उनसे हमें ओवरकम करना है, हमें कुछ न्यू मेथड्स को लेकर आना होगा। समावेशी शिक्षा पर जोर, ये भी ठीक है। एम्फेसाइज ऑन इंक्लूसिव एजुकेशन, ताकि कोई भी बच्चा छूट ना पाए, सभी को शिक्षा मिल सके। वांछित कौशल मूल्यों का विकास, ये भी ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ डिजायर्ड स्किल वैल्यूज एंड अध्यापक शिक्षा पर बल, अध्यापक शिक्षा पर बल तो दिया ही गया है। एम्फेसाइज ऑन टीचर एजुकेशन, अगर हम बात करें टीचर एजुकेशन की, तो हर बार टीचर एजुकेशन के बारे में बात की गई है, चाहे वे कोठारी कमीशन हो, मुदालियर आयोग हो, फिर इसके बाद यशपाल समिति आए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 4, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, कोठारी आयोग के अनुसार सामाजिक सौहार्द और राष्ट्रीय एकता के प्रोत्साहन के लिए शिक्षा किस अर्थ में महत्वपूर्ण है? सामाजिक सौहार्द और राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन देना है। अकॉर्डिंग टू कोठारी कमीशन, इन व्हाट सेंस इन एजुकेशन इंपॉर्टेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ सोशल हार्मोनी एंड नेशनल इंटीग्रेशन? सामूहिक विद्यालय प्रणाली को कार्यान्वित करके, बाय इम्प्लीमेंटिंग द कलेक्टिव स्कूल सिस्टम, ये ठीक है। सामूहिक विद्या प्रणाली को क्रियान्वित करके आप नेशनल इंटीग्रेशन पर काम करोगे।
सिर्फ हिंदी भाषा का विकास करके, सिर्फ हिंदी भाषा का विकास करके तो फिर भाई हमारी राष्ट्रीय एकता जो है, नेशनल इंटीग्रेशन या नेशनल यूनिटी, ये तो ब्रेकडाउन हो जाएगी, क्योंकि हिंदी सिर्फ कुछ नॉर्थ रीजन है वहाँ के स्टेट की मदर टंग है, बाकी अदर स्टेट्स की मदर टंग, उसके हिसाब से तो सिर्फ हिंदी का विकास करके काम नहीं चलेगा, हमें हर भाषा का विकास करना होगा। सामुदायिक जीवन में विद्यार्थी की सक्रिय भागीदारी, बिल्कुल ठीक है। एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट इन कम्युनिटी लाइफ, तो ए एंड सी सही है, ए एंड सी है ऑप्शन नंबर सेकंड में, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। क्वेश्चन नंबर 42, कोठारी आयोग ने शिक्षा में राष्ट्रीय मूल्यों के समावेशन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा सुझाव दिया था? Which one of the following suggestions was given by the Kothari Commission for the incorporation of national values in education? सामाजिक मूल्य से अधिक आध्यात्मिक मूल्यों को जोड़ना, एडिंग मोर स्पिरिचुअल वैल्यूज देन सोशल वैल्यूज, पाठचर्या में वैश्विक धर्मों का सम्यक ज्ञान, ड्यू नॉलेज ऑफ ग्लोबल रिलीजन्स इन द करिकुलम, विद्यार्थियों को सामाजिक न्याय एवं सेवा हेतु प्रोत्साहन, इंसेंटिव्स टू स्टूडेंट्स फॉर सोशल जस्टिस एंड सर्विसेज। अगर हम बात करें राष्ट्रीय मूल्यों के समावेशन में, अगर आप तीनों को ही समावेशित कर लेते हो, तीनों का ही समावेशन कर लेते हो, यानी कि अधिक से अधिक आप आध्यात्मिक मूल्यों को जोड़ रहे हो, स्पिरिचुअल वैल्यूज को ऐड कर रहे हो, उसमें वैश्विक धर्मों का ज्ञान दे रहे हो, आप सारे धर्मों का ज्ञान दे रहे हो, आप सिर्फ अपने धर्म का ज्ञान नहीं दे रहे हैं, आप अदर कंट्रीज में किस तरह के रिलीजन्स होते हैं उनके बारे में बात कर रहे हो, सामाजिक न्याय और सेवा हेतु प्रोत्साहन भी दे रहे हो, मतलब कि आप उन्हें मोटिवेट कर रहे हो या प्रोत्साहित कर रहे हो कि आपको सामाजिक न्याय, मतलब समाज में न्याय की भावना लेकर जाना है या फिर अपना योगदान देना है समाज में। जैसे कहते हैं एक होता है श्रमदान, श्रमदान मतलब यह है कि किसी दिन आपने, हो सकता है जैसे कोई तालाब वगैरह की सफाई हो रही हो उसमें अपना योगदान दे दिया हो, किसी भी प्रकार का सामाजिक कार्यक्रम है उसमें अपना योगदान दे दिया हो, तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे आपके राष्ट्रीय मूल्यों में समावेशित किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, कोठारी कमीशन को निम्नलिखित में से कौन सा आयाम सामूहिक विद्यालय संबंधी अवधारणा के लिए आवश्यक है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशंस इज रिक्वायर्ड बाय कोठारी कमीशंस फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप स्कूल? आधारभूत ढांचा एवं लागत आकलन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कॉस्ट एस्टिमेशन, ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा एवं क्षेत्रीय भाषा में माध्यमिक शिक्षा, ये भी रहेगा। सेकेंडरी एजुकेशन इन मदर टंग एंड रिलीजियन एजुकेशन एट प्राइमरी लेवल, ग्राम एवं समुदाय के बीच या आसपास में ही विद्यालय, ये भी ठीक है। स्कूल बिटवीन और नियर द विलेज एंड द कम्युनिटी, कि पास ही स्कूल हो, ज़्यादा दूर ना हो। अंग्रेजी भाषा को पाठ्यक्रम में स्थान न देना, नॉन इंक्लूजन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन द करिकुलम। देखिए हम ये कह सकते हैं कि प्राइमरी लेवल पर क्षेत्रीय भाषा पर आप ध्यान दोगे, लेकिन आप इंग्लिश पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दोगे, ये हम नहीं कह सकते। अगर आप इंग्लिश को बिल्कुल ही छोड़ दोगे तो बच्चों को आगे चलकर भाषा सीखने में कठिनाई होगी, क्योंकि जब बच्चा प्राइमरी स्टेज में होता है, 11-12 साल की एज तक होता है, तब बच्चा बहुत जल्दी किसी भी भाषा को सीख सकता है। तो अंग्रेजी भाषा की हम शुरुआत कर देंगे, लेकिन हम अंग्रेजी भाषा पर जोर नहीं देंगे, तो डी ऑप्शन गलत है, बाकी ए बी सी सही है। ए बी सी है हमारे ऑप्शन नंबर सेकंड में, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर रहेगा। 44, कोठारी आयोग ने राष्ट्रीय मूल्यों में परिवर्धनकारी उपाय के रूप में निम्नलिखित में से किस बुनियादी विधि को अपनाने पर जोर दिया था? विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिक मेथड बाय एडॉप्टेड बाय द कोठारी कमीशन एज अ मीन्स ऑफ प्रमोटिंग नेशनल वैल्यूज? ध्यान, मौन, सामूहिक बैठक, उपरोक्त सभी, मेडिटेशन, साइलेंस, ग्रुप मीटिंग या फिर ऑल ऑफ द एबव? क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए यहाँ पर ध्यान की बात तो की गई थी, जिसे हम कह सकते हैं मेडिटेशन, राष्ट्रीय मूल्यों में ये आपका आ जाएगा। मौन यानी कि साइलेंस, साइलेंस मतलब ऐसा नहीं है कि आप चुपचाप बैठे हो, आपने शांति बनाए रखना या फिर किसी तरह का कुछ उग्रतापूर्ण उग्रवादी कुछ ना हो, जैसे उपद्रव ना हो जाए किसी तरह का, उससे रिलेटेड है ये जो मौन है। सामूहिक बैठक यानी कि ग्रुप मीटिंग भी रखोगे, तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, कोठारी आयोग ने राष्ट्रीय उत्पादकता वृद्धि के लिए शिक्षा व्यावसायीकरण पर जोर दिया था, जिसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सत्य है? कोठारी कमीशन हैड एम्फेसाइज्ड ऑन कमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन फॉर इंक्रीजिंग नेशनल प्रोडक्टिविटी इन रिलेशन टू विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स आर ट्रू?
माध्यमिक स्तर पर रोजगारोन्मुख एवं स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेशन एंड हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम एट सेकेंडरी लेवल, आप ये सेकेंडरी लेवल पर इनको बिल्कुल चला सकते हो। माध्यमिक शिक्षा के लिए केवल महाविद्यालय स्तर पर कार्यक्रम, केवल महाविद्यालय स्तर पर नहीं, इससे तो आप माध्यमिक स्तर पर, प्राइमरी स्तर तो छोटा हो जाएगा, माध्यमिक स्तर पर, उच्च माध्यमिक पर लेकर आ सकते हो। तो ओनली एट कॉलेज लेवल पर इसको नहीं लगाना है। व्यावसायिक पाठ्यक्रम में सेतु पाठ्यक्रम का निर्माण, बिल्कुल ठीक है। क्रिएशन ऑफ ब्रिज कोर्स इन द वोकेशनल करिकुलम, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो ए सही है, सी सही है और डी सही है। ए सी डी है हमारे ऑप्शन नंबर 4 में, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, शिक्षा के व्यावसायीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा उपाय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में अपनाया गया है? Which one of the following measures was adopted in the education policy 1986 in relation to the commercialization of education? सेतु पाठ्यक्रम ब्रिज कोर्स को अपनाया गया है, अभी हमने इसके बारे में बात करी है। अनौपचारिक शिक्षा हो, नॉन फॉर्मल एजुकेशन मिले, इसको भी इसकी बात की गई। पाठ्यक्रम को पुस्तक तक सीमित नहीं करना है, रिस्ट्रिक्टिंग द सिलेबस टू द बुक। कोर्स में पार्श्विक प्रवेश का प्रावधान, प्रोविजन फॉर लेटरल एडमिशन टू द कोर्स। पार्श्विक प्रवेश का मतलब कि बीच में से भी अगर कोई चाहे तो वह प्रवेश ले सकता है। साइड टू साइड अगर कोई चाहे कि कुछ कोई और काम कर रहे हैं और साथ के साथ वो इसे भी ज्वाइन करना चाहता है तो इसे भी साथ के साथ ज्वाइन कर ले, तो ये होगा आपका पार्श्विक प्रवेश। तो ए बी एंड डी सही है, सी गलत है। ए बी एंड डी ऑप्शन नंबर 3 में है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, अध्यापक शिक्षा के संबंध में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान किया गया था? Which one of the following provisions was made under the National Policy on Education 1986 regarding teacher education? बताइएगा। रिस्पेक्ट फॉर टीचर्स, शिक्षकों का मान सम्मान, शैक्षणिक स्वतंत्रता, अकेडमिक फ्रीडम, सुनिश्चित पारिश्रमिक, एश्योर्ड रेम्यूनरेशन, शिक्षक केंद्रित पाठ्यक्रम, टीचर सेंटर्ड करिकुलम। ठीक है, टीचर सेंटर्ड करिकुलम की बात नहीं की गई थी, हम तो चाइल्ड सेंटर्ड की तरफ आ रहे थे। तो इन तीनों की बात यहाँ पर की गई है बिल्कुल, कि टीचर को एक अच्छा सा इंसेंटिव दिया जाए, ये बात बिल्कुल ठीक है। अगर कोई टीचर है उसको इंसेंटिव यानी कि उसकी पेमेंट अच्छी है और उसे लगता है कि यार मेरी पेमेंट और बढ़ सकती है, तो भैया अपने काम को और मन से करेगा और दिल लगा करेगा। वो बात अलग है कि हमने देखा है कई गवर्नमेंट स्कूल ऐसे होते हैं वहाँ पे टीचर्स पढ़ाई पर उतना ध्यान नहीं देते हैं, वो बात एक अलग है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है। अगर मेरा ही बता देता हूँ, मैं अपना एग्जाम्पल दे देता हूँ। मैं यूट्यूब पर ये सीरीज लेकर इसलिए आया क्योंकि लास्ट मंथ ही मेरा यूट्यूब का फर्स्ट पेमेंट आया था। उसको आने के बाद एक मोटिवेशन टाइप का आ गया है कि यार इससे अपन को कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी हो सकते हैं, ठीक है, जिससे मेरी काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं जो सोल्व हो सकती हैं अगर मैं इस पर और काम करता हूं तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। ठीक, इसी बात पे वीडियो को कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि कमेंट करोगे तो वीडियो पे इंगेजमेंट बना रहेगा, नहीं तो फिर यूट्यूब से मेल आता है कि आपके चैनल पे इंगेजमेंट नहीं बनता है। तो ए बी एंड सी राइट आंसर होगा। ए बी एंड सी ऑप्शन नंबर सेकंड में, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 है, वयस्क शिक्षा पाठ्यक्रम से संबंध प्रावधान में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? Which one of the following statements is true in the provision relating to adult education curriculum? व्यावसायिक शिक्षा प्रतिष्ठान कर्मियों के लिए साक्षरता, बिल्कुल ठीक है। लिटरेसी फॉर बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट पर्सनल, औद्योगिक प्रतिष्ठान कर्मियों के लिए सहायता, ये भी ठीक है। असिस्टेंस टू इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट पर्सनल, इन दोनों के लिए हम कुछ सहायता या कुछ साक्षरता करेंगे। सतत शिक्षा कार्यक्रमों का संचालन, ये भी ठीक है। कंडक्टिंग कंटिन्यूइंग एजुकेशन प्रोग्राम, केवल उच्च शिक्षा में शामिल करना, केवल उच्च शिक्षा में शामिल नहीं करोगे, आप इसे सेकेंडरी से ही शुरू कर दोगे। ठीक है, जरूरी नहीं आप इसे महाविद्यालय में या फिर यूनिवर्सिटी लेवल पर ही इसको अलाउ करो, कॉलेज लेवल पर ही करो, आप इसे सेकेंडरी लेवल से शुरू कर दोगे। तो ए बी एंड सी राइट आंसर रहेगा, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 49 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 की निम्नलिखित में से किस आयोग के संतुष्टियों का परिणाम था? अच्छा, जो 1968 जो थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, तो किस आयोग ने इसकी रिकमेंडेशंस दी थी? द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968 वाज द रिजल्ट ऑफ द रिकमेंडेशंस ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमीशंस? कोठारी समिति, कोठारी कमिटी,
बरदा समिति, राधाकृष्णन या फिर मुदालिया समिति। तो ये थी आपकी कोठारी कमीशंस की या कोठारी कमेटी की रिपोर्ट्स या रिकमेंडेशंस। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 की प्रमुख विशेषताओं में से है। अमॉन्ग द मेजर फीचर्स ऑफ द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 आर, निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा की बात इसमें की गई, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, सभी भाषाओं एवं समान शैक्षिक अवसर का विकास, इसके बारे में बात की गई, डेवलपमेंट ऑफ ऑल लैंग्वेजेस एंड इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, शारीरिक स्वास्थ्य एवं क्रीड़ा कौशल का विकास, इसके बारे में बात की गई है, डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल हेल्थ एंड स्पोर्ट्स स्किल्स। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अभी जितने भी क्वेश्चन आए ना जिसमें ए बी लिखा था या फिर ओनली ए बी सी लिखा हुआ था, वो सारे क्वेश्चन इसी टाइप के थे, उनमें 3 ऑप्शन थे और लास्ट ऑप्शन था उपरोक्त सभी का राइट आंसर होना था। बट मैंने उनको थोड़ा सा एडिट करके कुछ अपना दिमाग उसमें लगा के उनको थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल का बना दिया है। क्वेश्चन नंबर 51 है, अनौपचारिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 का प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित में से कौन सा था? Which one of the following was the main provision of the National Education Policy 1968 to promote non-formal education? देखिए कई बार होता यह है कि जब फॉर्मल एजुकेशन चलती रहती है जिसमें डेली सेम रूटीन चल रहा है, कुछ रूल्स चल रहे हैं, तो इससे एक तरह से बोरियत हो जाती है, बच्चों के अंदर उस तरह का इंटरेस्ट नहीं रहता। तो नॉन फॉर्मल के लिए कुछ प्रावधान किए गए। स्कूली बच्चों के लिए पत्राचार शिक्षा, बिल्कुल ठीक है। करस्पॉन्डेंस एजुकेशन फॉर स्कूल चिल्ड्रन, जिसमें बच्चों को स्कूल जाना जरूरी ना हो, वह कुछ और काम करते करते भी अपनी शिक्षा ले सकें। अध्यापकों के लिए अंशकालिक शिक्षा, ये भी ठीक है। जैसे कोई अध्यापक है लेकिन वह और पढ़ना चाहता है तो उसके लिए पार्ट टाइम एजुकेशन की व्यवस्था की जाए। शिक्षा कर्मियों के लिए पार्ट टाइम एंड करस्पॉन्डेंस एजुकेशन, बिल्कुल ठीक है। पार्ट टाइम या साथ के साथ अगर वो कोई और शिक्षा लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसकी व्यवस्था की गई 1968 की जो पॉलिसी थी उसमें। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, पत्राचार विद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस नीति समिति आयोगों की सिफारिशों का परिणाम था? Establishment of पत्राचार विद्यालय by the result of which of the following policy, committee, commissions या फिर recommendations? यशपाल 1992 शिक्षा नीति, 1968, 1937 या फिर 1986 किस समिति ने बात करी पत्राचार विद्यालयों के बारे में? तो राइट आंसर तो इसका वही होगा 1968 में नॉन फॉर्मल एजुकेशन यानी कि अनौपचारिक शिक्षा के अंतर इसके बारे में पत्राचार विद्यालय या पत्राचार के माध्यम से शिक्षा और करस्पॉन्डेंस शिक्षा की बात की गई थी। अगर कोठारी कमीशन होता तो उसे लगा देते, लेकिन यहाँ पर शिक्षा नीति 1968 है तो 1968 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, कोठारी आयोग ने कृषि शिक्षा स्तरीय जो कार्यबल गठित किया था उसका उद्देश्य था। द ऑब्जेक्टिव्स of the task force constituted by the कोठारी कमीशन एट द लेवल ऑफ एग्रीकल्चर एजुकेशन वाज टू, व्यवसायीकरण की शिक्षा संभालना, बिल्कुल ठीक है। अगर आप कृषि शिक्षा स्तरीय का गठन करोगे यानी कि एग्रीकल्चरल एजुकेशन के बारे में बात करोगे तो इससे काफी संभावना है कि जो कमर्शियलाइजेशन है वह बढ़ेगा और एक्सपेंड होगा। आदर्श कृषि स्थलों एवं विद्यालयों की स्थापना होगी, बिल्कुल ठीक है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मॉडल एग्रीकल्चर साइट्स एंड स्कूल्स, सिर्फ कृषक छात्रों को कृषि शिक्षा प्रदान करना, यह नहीं था कि जो जिनके पेरेंट्स खेती वाले हैं या फिर जिनके पास जमीन वगैरह है खेती करने के लिए सिर्फ उन्हीं को शिक्षा प्रदान करें। वैज्ञानिक कृषि की संभावना, ये ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ साइंटिफिक एग्रीकल्चर, जैसे कई प्रकार की होती हैं, कुछ मंजिलों में खेती होते हैं, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर पर एक ही खेत में आप तीन टाइप की फसल उगा सकते हो, तो ये कुछ साइंटिफिक एग्रीकल्चर के अंतर्गत आ जाती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें पानी जो हम देते हैं, सिंचाई करते हैं, सिंचाई करने की बहुत सारी मॉडर्न टेक्निक्स होती हैं, वो उन सबको लेकर आओ। तो ये था, सी वाला सही नहीं रहेगा, ए बी एंड डी सही रहेगा। ए बी एंड डी है ऑप्शन नंबर थर्ड में, आ गया पेन, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओनली ए बी एंड डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, कृषि शिक्षा कार्यक्रमों के नवीन उत्पादनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द न्यू डेवलपमेंट्स ऑफ एग्रीकल्चरल एजुकेशन प्रोग्राम्स?
कृषि योजनाओं का संचालन, ऑपरेशंस ऑफ एग्रीकल्चर स्कीम्स, या फिर कृषि केंद्र प्रशिक्षण, एग्रीकल्चर ट्रेनिंग सेंटर, कृषि व्यापारों का संचालन, कंडक्ट ऑफ एग्रीकल्चर ट्रेड्स, या फिर उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर रहेगा, ऑल ऑफ द एबव, इन सभी की बात इसमें की गई है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 55। एक मिनट रुकिएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की शैक्षिक दर्शन निम्नलिखित में से किस विचार पर आधारित है? द एजुकेशनल फिलोसफी ऑफ द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियाज? धर्मनिरपेक्षता एवं लोकतांत्रिक मूल्य, पर्यावरण संरक्षण, लघु परिवार, परंपरागत सोच पर दृढ़ रहना, या फिर वैज्ञानिक सोच एवं लिंग समानता। तो ये है स्ट्रिक्ट टू ट्रेडिशनल थिंकिंग। ये तो गलत है कि आप एक ही जो आपकी ट्रेडिशनल थिंकिंग है, जो पहले से चली हुई आ रही, उसी पर आप दृढ़ रहोगे, तो उस पर आप दृढ़ तो नहीं रहोगे। बाकी सबकी बात करेंगे हम, डेमोक्रेटिक वैल्यू की बात करेंगे, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड स्मॉल फैमिली की बात भी करेंगे, साइंटिफिक टेम्पर एंड जेंडर इक्वालिटी की बात भी करेंगे। तो ए बी एंड डी सही है, ए बी एंड डी है ऑप्शन नंबर थर्ड में, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रमुख लक्षणों में निम्नलिखित में से कौन विद्यालय शिक्षा से संबंध नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू स्कूल एजुकेशन अमंग द मेन फीचर्स ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड बिल्कुल जुड़ा हुआ है, नवोदय विद्यालय ये भी जुड़ा हुआ है, न्यूनतम अधिगम स्तर मिनिमम लर्निंग लेवल ये भी जुड़ा हुआ है, वयस्क शिक्षा कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति से जुड़ा हुआ नहीं है। एक्चुअल में ये बात कर रहा है 1986 की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा नहीं है क्वेश्चन में कि कौन सी शिक्षा नीति की बात कर रहे हैं। 1986 की ही बात होगी। 1986 में वयस्क शिक्षा से रिलेटेड कुछ भी नहीं बताया गया। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड तो इसका मेन उद्देश्य था, नवोदय विद्यालय की बात भी की गई, न्यूनतम अधिगम स्तर की बात भी की गई। मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग का मतलब क्या होता है? मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग के अंदर ये बताया कि बच्चे को हिंदी, मैथ्स एंड ईवीएस, इसमें कम से कम बेसिक ज्ञान तो होना ही चाहिए। हिंदी की जगह आप स्टेट के अनुसार लैंग्वेज वो आपका चेंज हो सकता है, तो इनमें कम से कम बच्चे को इतना ज्ञान तो हो कि वे मैथ्स के सिंपल प्रॉब्लम सोल्व कर सके, लैंग्वेज को जान सके, पर्यावरण के बारे में थोड़ा बहुत तो समझ सके। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसकी इतनी बात नहीं की गई। 57 है, सन 1992 में भारत सरकार द्वारा गठित यशपाल समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? यशपाल कमिटी constituted by the government of India in 1992 was associated with which of the following? बच्चों पर शैक्षिक बोझ हो, बच्चों पर शैक्षिक बोझ पर इनका फोकस था। इनका कहने का था कि जो वर्डन है उस वर्डन को कम किया जाए। किशोरों पर पाठ्यक्रम बोझ, एडोलेसेंस पर जो करिकुलम का बोझ आ रहा है उसे भी थोड़ा कम किया जाए। अर्हताओं एवं डिग्रियों की समीक्षा, रिव्यू ऑफ क्वालिफिकेशंस एंड डिग्रीज, क्या बच्चे सिर्फ लोग जो हैं वो सिर्फ डिग्री लिए जा रहे हैं, क्या उस डिग्री से जुड़ा हुआ उनके पास क्वालिटी है या नहीं है। जैसे हमने देखा है बहुत से लोग हैं जो एमए कर लेते हैं, कुछ लोगों ने एमए हिंदी से किया हुआ होता है, कुछ लोगों ने पॉलिटिकल साइंस से कर लेता है, कोई अदर लैंग्वेज से कर लेता है, लेकिन उनके पास उस लैंग्वेज का उतना विषय ज्ञान ही नहीं होता। अगर हम बीएड डीएड की बात भी करें, कई लोग हैं जो बीएड कर लेते हैं, डीएड कर लेते हैं या फिर डीएलएड कर लेते हैं, लेकिन उन्हें यह भी पता नहीं होता कि यार प्याजे कौन थे, थोंडाई कौन थे, सीसीई क्या होता है, मूल्यांकन क्या होता है, करिकुलम क्या होता है, पाठ्यचर्या क्या होती है, लेसन प्लान क्या होता है, इनके बारे में कुछ भी उन्हें पता नहीं होता, लेकिन वे टीचिंग डिग्री कर लेते हैं। तो यार डिग्री तो है उनके पास, लेकिन उसका नॉलेज नहीं है। इसीलिए ऐसा होता है कि बीएड डीएड होने के बाद भी उन्हें इतना नॉलेज नहीं होता कि वे टीचिंग जॉब निकाल पाए। ठीक है, तो तीनों इसके राइट आंसर रहेगा, तीनों के बारे में बात की गई थी, तो ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। पाठ्यचर्या निर्माण एवं पाठ्य विशेषज्ञों के कर्म संबंधी किस मूल प्रवृत्ति पर यशपाल समिति ने बात पर बल दिया? On which basic trend did the Yashpal committee emphasize regarding the creation of curriculum and the work of curriculum experts? देखिए creation of curriculum and work of curriculum experts, इसके बारे में ये बोला यशपाल कमेटी ने कि यार जो आप करिकुलम बना रहे हो, ठीक है बना लो, लेकिन इसको आप इस तरह से बनाओ ताकि उसका विकेंद्रीकरण हो सके, डिसेंट्रलाइजेशन हो सके। अब डिसेंट्रलाइजेशन क्या था?
डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये है कि यार मान लो हमारे क्या होता है, एक कह सकते हैं कि एक कंट्री होती है, कंट्री के बाद फिर उसमें स्टेट होते हैं, स्टेट्स के बाद फिर हम कह सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, फिर हम कह सकते हैं कुछ सिटीज होती हैं, और फिर इन्हीं में कुछ विलेज आ जाते हैं। ठीक है, अब भाई स्कूल जो होते हैं, स्कूल इन जो बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं इनमें भी होते हैं, सिटीज में भी स्कूल होते हैं, और विलेज में भी स्कूल होते हैं। अगर सिर्फ स्टेट में, मान लो हम कंट्री पर नहीं जा रहे, स्टेट में एक हमने एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया, एक एजुकेशन मिनिस्टर यहाँ पर बैठा हुआ है अगर, और एक कमेटी है जैसे हमारी SCERT होती है, SCERT अगर इन सबको देखेगी तो वो इन सारे स्कूलों को नहीं संभाल पाएगी, क्योंकि इसे नहीं पता है कि इस विलेज का ये जो स्कूल है इसे किस तरह की आवश्यकता है। ठीक है, तो अलग अलग लेवल पर इसके इन पर ध्यान दिया जा सके। भाई स्टेट लेवल पर एक अलग कमेटी हो जिन पर ध्यान दे सके, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अलग हो, एक ब्लॉक लेवल पर हो, एक क्लस्टर लेवल पर हो, विलेज लेवल पर जो ग्राम पंचायत है वो इसके स्कूल का बारे में बताएगी कि क्या यहाँ पर जरूरत है, किस चीज की आवश्यकता है। तो डिसेंट्रलाइजेशन हो सके, इसी प्रकार पाठ्यचर्या का भी डिसेंट्रलाइजेशन हो सके, ताकि सिर्फ एक ही व्यक्ति ना हो जो सबको देख रहा हो, उसको अलग अलग लेवल पर अलग अलग प्रकार के लोग देख रहे हों। तो डिसेंट्रलाइजेशन पर बल दिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। पाठ्य पुस्तकों के निर्माण में वैज्ञानिकों एवं विशेषज्ञों की जरूरी भूमिका को यशपाल समिति ने किस रूप में रेखांकित किया? इन व्हाट वाज द यशपाल कमिटी अंडरस्कोर्ड द एसेंशियल रोल ऑफ साइंटिस्ट एंड एक्सपर्ट्स इन मेकिंग ऑफ टेक्स्ट बुक्स। तो टेक्स्ट बुक्स के बनाने में उन्होंने जो साइंटिस्ट थे और जो एक्सपर्ट्स थे, एक्सपर्ट्स में हमारे जो एजुकेशनलिस्ट होते हैं या फिर जो हमारे साइकोलॉजिस्ट्स होते हैं, इनको इनका योगदान उन्होंने बताया परामर्श के रूप में, कि एक तरह से काउंसलर रहेंगे, हमें कंसल्ट करेंगे कि यार इसमें क्या परिवर्तन होना चाहिए, क्या चीज ऐड होना चाहिए, बच्चों के हिसाब से कैसे कैसे इसको डिजाइन किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, यशपाल समिति ने स्कूल पाठ्य पुस्तकों को निम्नलिखित में से किस रूप में रेखांकित किया था? इन विच ऑफ द फॉलोइंग द स्कूल टेक्स्ट बुक्स वर आउटलाइनेड बाय द यशपाल कमिटी। पुस्तकें स्कूल की संपत्ति, ये बात बिल्कुल ठीक है। बुक्स आर द प्रॉपर्टी ऑफ द स्कूल, बिना बुक्स के काम नहीं चल सकता। बच्चों को पुस्तकें नहीं खरीदना है, नॉट बाइंग बुक्स फॉर चिल्ड्रन। इसका मतलब ये था कि इस पुस्तकें जो है वो बच्चों को स्कूल में ही प्रोवाइड की जाए, ताकि स्कूल से ही बुकें किताबें दी जाए, बच्चों को खरीदने की जरूरत ना पड़े। पुस्तकें प्रतिदिन घर ना लाना ले जाना। इन्होंने यशपाल समिति ने यह बोला था कि बच्चे रोज के रोज या 5 या 6 जितनी बुक्स होती हैं, इतनी बुक्स और इतनी कॉपीज लेकर जाएंगे तो वो इसी बोझ के तले दब जाएंगे, फिर वो पढ़ेंगे कैसे। उन्होंने बोला था कि एक सर्कुलर वे में चलना चाहिए कि यार इस दिन इसकी बुक लाएंगे, इस दिन ये बुक ले जाएंगे, इस दिन ये, इस दिन ये, इस दिन ये, इस दिन ये, इस तरह से चलना चाहिए। पुस्तकों को बच्चे स्कूल में ही रख जाएं और दोबारा से आकर वहीं पढ़ लें। उन्हें इस तरह का होमवर्क दिया जाए ताकि वे अपने आसपास के वातावरण से समझ कर या उनके दैनिक जीवन से उस होमवर्क को कर सकें, ना कि किताबों की उन्हें जरूरत पड़े। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। इन सभी के बारे में बात करी थी यशपाल समिति ने। तो ये थे हमारे आज के 30 क्वेश्चंस कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं आप, मुझे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ अच्छे से क्वेश्चंस के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।